ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन और मांग संख्या 16 पुलिस पर चर्चा हो रही है। ये दोनों मांगे ऐसी है सभापति महोदय, कुछ मांगे और भी है जिनका संबंध आम आवाम से हैं। माननीय सदस्य जी, कुछ मांगे और भी है आप कार्य की है, जिक्र ही नहीं कर रहे हो, क्या बात? सभापति महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था कि अपने मताधिकार से जिस सरकार को उन पे बोलना नहीं चाहते या कोई विशेष बात है? नहीं, मैं इन दो पर ही अपने आप को सीमित कर रहा हूं सभापति महोदय। ऊपर ही सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जिस सरकार को मत की पेटी से आम व्यक्ति पैदा करता है, उससे सबसे पहले वो दो चीज चाहता है। एक, उसको सुरक्षा मिले, उसकी जिंदगी को सुकून मिले। मुझसे पहले प्रतिपक्ष के नेता ने आंकड़ों के साथ अपनी बात को कहा और ये आंकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं सभापति महोदय, आज इस राजस्थान के अंदर आम व्यक्ति दहशत की जिंदगी जी रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी दोनों वर्तमान में बेकाबू है। सभापति महोदय, इस पुलिस की इस नई सरकार में जिन्होंने शरारत की, वो डीजीपी साहब जिस दिन सेवानिवृत्त हो रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू पर सुन रहा था। 14 तारीख को इंटरव्यू में कहते हैं इस कालखंड के अंदर इस सरकार के रहते हुए कुल मिला के अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूं उनका यह बयान इस सरकार की बानगी अपने आप ही सिद्ध कर रहा है। सभापति महोदय, मैं मेरी बहस को मुख्य रूप से न्याय प्रशासन पर केंद्रित करना चाहूंगा। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और एक बात हम सब के जुबान से निकलती है कि हमारा जीवन कानून के शासन से चलता है, जिसको हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये न्याय प्रशासन जो अपने निर्णय से कार्यपालिका के माध्यम से पूरे इस कानून के शासन को लागू करता है। सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली लोगों में से हूं तो लगातार 7 बार इस विधानसभा में है और मुझे ये बिरले अवसर आए हैं जब न्याय प्रशासन पर इस विधानसभा में कभी चर्चा हुई है। मार्च 2007 के अंदर चर्चा हुई और आज 12 साल बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आसन को सभापति महोदय कि 12 साल बाद आज फिर न्याय प्रशासन पर आपने चर्चा रखी है। आपको स्मरण होगा सभापति महोदय, 2007 में जब न्याय प्रशासन पर इस सदन में चर्चा हुई, उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। नाथू सिंह गुर्जर, महर आजाद साहब सहित 4 मान्य सदस्यों को उच्च न्यायालय ने नोटिस भी दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा सिंह जी को। उनकी सूझबूझ से इस राजस्थान के अंदर एक बार यह स्थिति बनी थी कि विधायिका और न्यायपालिका में टकराट हो जाए, वो टकराट बचा। सभापति महोदय, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है। हमारे पास जो संविधान है वो इस विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है और इस संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन्होंने जिस प्रकार इस संविधान को बनाया, उनकी दूरदृष्टि, उनका सोच आज इस संविधान के अनुच्छेदों में आज भी अपनी याद को ताजा करता है। सभापति महोदय, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनके कर्तव्यों की, इनके कार्यप्रणाली की, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों में परस्पर समन्वय भी रहे, परस्पर सम्मान भी रहे और इसीलिए हमारे संविधान में चेक और बैलेंस, इस आधार पर संविधान के अंदर अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर इन तीनों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अपने काम करने के लिए स्वतंत्र पूर्वक अधिकार दिया है। सभापति महोदय, आर्टिकल 53 से 73 इन आर्टिकल्स में केंद्र कार्यपालिका केंद्र सरकार
कानून बनाकर जिस कार्यपालिका से कानून की को लागू करवाती है उसके बारे में विस्तृत तौर पर व्याख्या की गई है। लोकसभा के कर्तव्यों के बारे में व्याख्या की गई है। कितने होंगे? आर्टिकल 153 से 167 राज्य सरकार की वैधानिक शक्तियों से इनके 18 राज्य सरकार में कार्यपालिका के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है सभापति महोदय। और उसी तरह आर्टिकल 79 से 122 में कितने होंगे? हमारा सर्वोच्च सदन लोकसभा, उसमें उसकी कार्य पद्धति क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होगी, उसके बारे में व्याख्या की गई है। और आर्टिकल 168 से 213 में विधानसभा की शक्तियों और कार्य प्रणाली के बारे में व्याख्या की गई। सभापति महोदय, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये जो आपने हमें पुस्तक दी है, जो आपके आसन पर पड़ी है, ये पुस्तक भी आर्टिकल 208(1) के अंदर जो नियम प्रक्रिया बने हैं, जिसके तहत मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, यह भी अधिकार हमें संविधान ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आर्टिकल 214 से 237 में न्यायपालिका के कर्तव्यों के बारे में विस्तृत तौर पर व्याख्या की गई है। और यह भी कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र पूर्वक अपने कार्य को पूरा करेगी। और इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका अगर कोई आदेश देती है और उस आदेश की पालना नहीं होती, जिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चर्चा हम करते हैं, बात हम करते हैं, आर्टिकल 129 के अंदर एक प्रावधान किया संविधान के अंदर कि न्यायपालिका के आदेश को लागू करना यह किसी भी चुनी हुई सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही। सभापति महोदय, मुख्य रूप से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ का काम संविधान के अंदर बताया गया है। विधायिका का कानून बनाए, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करें और कार्यपालिका बने हुए कानून को लागू करने का काम करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये जो आर्टिकल 122(1) है, इसमें संसद सदस्य कोई अपनी बात कहते हैं, निर्भीक पूर्वक कह सकते हैं। और ये आर्टिकल 212(1) में जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं जो बात कहूंगा इस नियम और प्रक्रिया के तहत उसको कोई न्यायालय प्रसंगत नहीं कर सकता। मैंने पहले आपसे कहा कि 12 साल बाद ये बहस हो रही है, और उससे पहले 2007 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे माननीय सदस्यों को नोटिस दिए थे। पर इस संविधान के अंदर ये प्रदत्त अधिकार है सभापति महोदय, जिसका उपयोग मैं कर रहा हूं। और यह भी सही है सभापति महोदय, आर्टिकल 121 के अंदर हम माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य के लिए किए गए किसी आचरण पर इस लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती। तो यहां भी 211 के अंदर विधानसभा के अंदर भी हम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा नहीं कर सकते। सभापति महोदय, संविधान में विस्तृत रोज पर प्रावधान करने के पश्चात भी कई ऐसे मौके आए माननीय सदस्य, जब विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने रहे। मैं एक चर्चित मामला आपके सामने रखना चाहता हूं सभापति महोदय। आप पुराने सदस्य हैं, माननीय गृह मंत्री जी का काम आप देख रहे हैं, आपको भी ध्यान होगा। एक उत्तर प्रदेश में केशव सिंह प्रकरण हुआ था सभापति महोदय। उस केशव सिंह प्रकरण में हुआ यह था कि केशव सिंह जी नाम के एक व्यक्ति थे, अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तत्कालीन सदस्य थे श्री नारायण पांडे, उनके खिलाफ अपमानजनक पर्चे बांटे और पर्चे चिपका दिए। नारायण पांडे जी ने सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। सदन ने उस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के सामने भेज दिया और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि इन तीनों लोगों ने जो पर्चे बांटे हैं, चिपकाए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय उनको बुलाकर उनकी भर्त्सना करें। और अध्यक्ष महोदय, 18 दिसंबर को सदन ने सिफारिश मान ली विशेषाधिकार समिति की, और उसके बाद तीनों सदस्यों को नोटिस दिया कि आप सदन में उपस्थित हो। 2 मान्य सदस्य तो उपस्थित हो गए, पर केशव सिंह जी उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वो प्रताप सिंह जी हैकट थे थोड़े। तो जब वो उपस्थित नहीं हुए तो सभापति महोदय, इस 14 मार्च को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने वारंट जारी करके केशव सिंह को गिरफ्तार कराया। और सदन के अंदर जब उनकी पेशी हुई तो माननीय अध्यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे, सभा में थे कुछ, उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और पीट करके आसन के सामने पीठ दे के खड़े हो गए। जिस पर कई बार मैं अपना नाम नहीं लूंगा, कौन होता है फिर होते हो। तो सभापति महोदय, उसके बाद हुआ क्या कि विधानसभा ने
केशव सिंह को 7 दिन का दंड दे दिया और लखनऊ के जेल में भेज दिया। अब उसके बाद केशव सिंह चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप, ये बड़ी रोचक बात है सभापति महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो गए 226 में हैबियस कॉर्पस में और सीआरपीसी 491 में। हाई कोर्ट ने क्या किया सभापति महोदय कि केशव सिंह को न केवल जमानत दे दी बल्कि नोटिस जारी कर दिया। एक तो विधानसभा के मार्शल को कर दिया और एक विधानसभा के अध्यक्ष को कर दिया कि आप न्यायालय में उपस्थित हो, आपने अपने आधिकारिक क्षेत्र के बाहर जाकर इसको सजा कैसे सुनाई। सभापति महोदय, उसके बाद क्या बात, जब विधानसभा के अध्यक्ष को नोटिस मिल गया तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव रखा और जिन 2 जजों ने यह नोटिस जारी किया था उन दोनों जजों के गिरफ्तारी का वारंट भेज दिया। जब उन दोनों जजों के गिरफ्तारी का वारंट चला गया तो वो दोनों जज इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच में गए। 28 जज बैठे, 28, और 28 जज बैठ के उन्होंने विधानसभा का जो जिस वारंट से दोनों जजेस को गिरफ्तार करना चाहते थे उस वारंट को रद्द कर दिया। उसके बाद विधानसभा के अंदर दोबारा बैठक हुई, उन्होंने 28 हाईकोर्ट के जजेस को तलब कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं सभापति महोदय कि न्यायपालिका और कार्य विधायिका में जो टकराव है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सभापति महोदय, जब यह मामला पूरे देश में चर्चित हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दखलंदाजी की, उन्होंने इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जब यह मामला गया तो उसके बाद सभापति महोदय आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में चला गया। उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ बैठी, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो दखलंदाजी तो गलत थी। केशव सिंह को बची हुए 4 दिन की जो सजा थी वो काटनी पड़ी और उसके साथ ही उन्होंने ये जरूर कहा कि आप माने उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के बारे में, कर्तव्य के बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा अभी परसों पूरे बैंक कर्मियों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक स्वर्ण जयंती बनाई। यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ, मिसेस इंदिरा गांधी ने किया, उस समय उच्च न्यायालय में मामला गया, उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया। उसी समय एक और मामला गया, ये जो रियासतों के अंदर जो प्रिवी पर्स दिया करते थे उसको भी मिसेस गांधी ने एक मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उस प्रिवी पर्स को रद्द किया। वो मामला भी माननीय उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय ने उसको दिसंबर 1970 को रद्द कर दिया। उसके बाद सभापति महोदय संविधान का 24वां संशोधन हुआ, उसमें यह अधिकार ले लिया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है। और उसके बाद मिसेस गांधी ने संविधान में संशोधन करके संविधान का 25वां और 26वां संशोधन किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपने उस फैसले को लागू कराया। एक मैं और मामला के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, शाहबानो का मामला आपने सुना होगा। शाहबानो के मामले में क्या हुआ सभापति महोदय, यह शाहबानो का मामला था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो 1985 में। शाहबानो के मामले के अंदर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि शाहबानो के पति ने तलाक दिया तो उसको निर्वाह भत्ता मिलेगा। हाहाकार मचा दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता उसमें किसने क्या कहा। और उसके बाद क्या हुआ सभापति महोदय, उस समय के प्रधानमंत्री को एक एक्ट लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। और उसमें कह दिया कि अब शाहबानो तुम्हें उम्र भर का नहीं मिलेगा, इद्दत पीरियड होता है 90 दिन का, माननीय सदस्य 90 दिन का उस महिला को, किसी भी मुस्लिम महिला को 90 दिन का ही निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। इस एक्ट को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में, लतीफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उसको फिर कहा गया जब तक वो मुस्लिम औरत दूसरी शादी नहीं कर लेगी तब तक उसको यह भत्ता मिलता रहेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, यह सदन में कोई बिरला व्यक्ति होगा जिसका न्याय प्रशासन से कभी न कभी कोई ताल्लुकात नहीं पड़ा। सभापति महोदय, हमारे न्यायपालिका में एक विधिक सिद्धांत जिसके बारे में चर्चा हमेशा होती है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन आल्सो हैव टू बी डन। और सभापति महोदय, आज हो क्या रहा है, एक मकान मालिक
अपने किराएदार से मकान खाली कराने के लिए वाद करता है, सिविल कोर्ट में वाद चलता है, 25 साल के बाद उसको डिग्री मिलती है और डिग्री मिलते ही सभापति महोदय उस डिग्री के निष्पादन के लिए 10 साल और जंग के लिए उसको मैदान में उतरना पड़ता है। ये जो न्याय के अंदर इतना विलंब है, ये निश्चित तौर पर न्याय व्यवस्था में समाज को विश्वास खंडित करता है। और सभापति महोदय, अगर आप देखो, आप तो श्रीमान कई बार न्यायालय में गए हैं और मैं समझता हूं माननीय यातायात मंत्री जी, आपका और हमारा तो कई बार पल्ला पड़ता है। न्यायालय में जाएं सभापति महोदय, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, आदमी को खड़े रहने की जगह नहीं, और भीड़ से चिल्लाती हुई भीड़ एक ही बात निकलती है जो भी अंदर जो तारीख 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 और तारीख, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं सभापति महोदय। ये उस व्यक्ति की पीड़ा है जो व्यक्ति न्याय के लिए आज न्यायालय में जाता है। आज न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति जाए तो उसको लेकर खड़ा रहने की जगह नहीं है, पीने पानी की जगह नहीं। और अध्यक्ष महोदय, अभी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ने कहा है कि पिछले 3 दशकों में जो मुकदमे उनकी रफ्तार दुगनी हुई है। आज मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, मुकदमों की हालात क्या है? आज जो एक बार इस मुकदमे के चक्कर में आ गया, 2 पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार उसको होना पड़ता है। सभापति महोदय, राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 54,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है और पूरे देश के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर 47,64,000 मामले हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर 4,29,000 मामले पेंडिंग है और राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालय में 17,32,308 मामले पेंडिंग हैं और इसमें 46% पक्षकार सरकार है, यानी सरकार ने इन मामलों को कहीं न कहीं दायर किया है। सभापति महोदय, आज अगर अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कोई उच्च न्यायालय में चला जाए, चाहे सिविल रिट पिटीशन हो चाहे क्रिमिनल रिट पिटीशन हो, 1 दशक का चला गया, जेल में पड़ा तो जेल में पड़ा। और आज जो समन एक बार जारी हो गया, पुलिस तंत्र समन को अगर उससे तामील करना है तो उसमें बरसों लग जाते हैं, गवाह तलब करना है तो उसमें बरसों लग जाते हैं। और सभापति महोदय, इस हिंदुस्तान में सबसे चर्चित पुराना मामला कौन सा है? सबसे पुराना मामला है अयोध्या वाला। 3 साल तो अयोध्या प्रकरण में इस बात के लिए लगा दिए कि जो दस्तावेज दिए गए थे उनका अनुवाद करना था। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, 3 साल तो इसमें लगे। सभापति महोदय, एक तरफ तो आर्टिकल 21 हमें मौलिक अधिकार देता है, मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं समयबद्ध तरीके से मुझे न्याय मिले, न्यायपालिका के सामने मैं जाऊं, ये मेरा अधिकार है। और दूसरी तरफ सभापति महोदय, तारीख और सिर्फ तारीख। सभापति महोदय, अभी 1987 में एक विधि आयोग बना था, उसने कहा था कि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 न्यायाधीश होना चाहिए और आज हो क्या रहा है? 10 लाख लोगों पर 15 न्यायाधीश भी नहीं। सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अभी उन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जुलाई महीने में लोक अदालतें लगाई। इन लोक अदालतों ने 61,000 मामले निपटाए। सभापति महोदय, क्या ये लोक अदालतें जो साल में एक बार लगती हैं, क्या प्रत्येक माह में एक बार नहीं लग सकती? सदन को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और सभापति महोदय, दूसरा एक मैं निवेदन करूं, शायद मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखे या नहीं रखे, आज अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चला गया तो पहला सवाल होता है जज साहब कौन है, और फिर दूसरा सवाल होता है इस जज साहब के सामने वकील कौन चलेगा? ये जज साहब कौन है और वकील कौन चलेगा? ये पिछले दरवाजे से हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं, मैं समझता हूं। और सभापति, मैं मेरे तजुर्बे से कह सकता हूं, अधीनस्थ न्यायालय जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का काम तो एक ही रह गया कि आपने तो किसी भी हालत में कोई मेजर रिलीफ किसी को दे मत दो, चाहे मेरिट पर बनता हो। उनका तो एक ही काम है, या तो सजा कर दो या बेल रिजेक्ट कर दो। सभापति, मैंने तो भुगता है सभापति महोदय। एक मामले में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्चार्ज हुआ, हंगामा मच गया और मैंने जिस आदमी को डायट्स पर ही देखा था, मैंने मेरे केस की पैरवाई खुद की थी, उस पर कई उंगलियां उठने लग गई। इसलिए सभापति महोदय, आज हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट मामले को टालने के लिए या उच्च न्यायालय में अपील में फैसला हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, अभी जस्टिस केएस अहलूवालिया, उनके रिटायरमेंट पर रेफरेंस हुआ था, उन्होंने अपने रिटायरमेंट रेफरेंस में अपनी पूरी सेवाओं के निचोड़ में जो बात कही वो मैं 2 मिनट में पढ़ के एक आधे मिनट में पढ़ के सुनाता हूं।
presiding officer of our subordinate courts filled with anger or with the suffering from frustration. My brother judges, being bench partners, shall bear with me that for injuries caused by on hand for offence under section 307, life imprisonment was awarded. I implore Honorable Chief Justice and brothers and sister judges to sensitize judges or subordinate judiciary so far sentences is concerned. A safe syndrome has carpeted in the lower judiciary, which perceive that it is safe to deny bail or convict accused and leave everything at the doorstep of High Court. क्या बात कहती है? मतलब एक जज ने अपनी सारी सेवाओं के बाद ये कहा, माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कि आज हालात हमारी सबऑर्डिनेट सर्विसेज उसकी क्या है। सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर अब एक निवेदन जरूर करूंगा। यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका इतना वाइडर स्कोप हो गया, मतलब कोर्ट आज सरकार के काम काज के अंदर दखलंदाजी करने हो गया। और ये जब से मुंबई के अंदर 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई का प्रकरण आया, फ्लड गेट खुल गया सभापति महोदय। और आज सभापति महोदय, ये जनहित याचिका लगाने का जो पवित्र साधन था, स्कोप उसका इतना बढ़ गया, पर्दे के पीछे से कुछ लोगों का काम ये रह गया। और ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। और मैं ये भी कहूंगा पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा तो बड़ी बात नहीं। ये 156(3) का सीआरपीसी में चाहे इसका सा हो, चाहे पीआईएल हो। पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे और हम राजस्थान वैक्सीनेशन लिटिगेशन प्रिवेंशन एक्ट लेकर आए थे, मैं आपको 2 मिनट कहकर अपनी बात समाप्त कर दूं। आपने सुना होगा एक बार अपने रामनिवास बाग के अंदर एक बढ़िया कॉलोनी विकास समिति बनाम रामचंद्र कासिलवाल में एक जनहित याचिका में कहा, रामनिवास बाग ये बाग है, यहाँ यातायात का क्या काम है, रामनिवास बाग को बंद कर दिया जाए, यातायात बंद कर दिया जाए और उसमें पूरे में घास लगा दी जाए। पूरे के टेंडर होने को हो गए, घास लगाने का प्रक्रिया चालू होगी, इतने में दूसरे जज साहब आ गए कि पूरा जो हमारा ट्रैफिक का क्योस हो गया, ट्रैफिक पूरा बाधित हो गया, नहीं पूरा दरवाजा वापस खोलो, वापस इसमें वो चलेगा, ट्रैफिक चलेगा। या आप और हम जाते हैं सभापति महोदय, ये हमारे गणेश मंदिर, एक बार उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि गणेश मंदिर में तो जाएगा ना, धूप है, बैरिकेड लगाओ, ऊपर छत लगाओ। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद में दूसरे न्यायाधीश महोदय ने कह दिया छत हटाओ। मतलब आज अगर आप देखो, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट जो पीआईएल इसका स्कोप है, पर अगर किसी जगह पर अगर जज साहब के बस्ती के अंदर सफाई नहीं हुई, एक लेके और म्युनिसिपैलिटी जेडीए कल सफाई करो, मतलब ये रह गया सभापति महोदय। आज मैं समझता हूं कि न्यायिक सक्रियता निश्चित तौर पर होना चाहिए, पर आज ये जो अफसर गैलरी में बैठे हैं, एक पैर हाईकोर्ट में इनका, रोज हाईकोर्ट के अंदर पेशी पर वहीं असल में ताबे वहीं आते हैं, वहां खड़े मिलते हैं। सभापति महोदय, अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर आजकल बड़ा विवाद चला जजेस की नियुक्ति के लिए, मैं उस विवाद में नहीं जाता, पर मैं एक जस्टिस रुमापाल है, उनका एक बयान उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुपीरियर कोर्ट वाज पॉसिबली द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ द कंट्री। मतलब कैसे होता है, सीक्रेट है। आज कॉलेजियम और नेशनल जुडिशियल कमीशन पर मैं नहीं जाऊंगा, पर आईएएस की परीक्षा आज हमारी कार्यपालिका में सर्वोच्च पद पर बैठे आईएएस और आईपीएस है, तो आईजीएस की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? क्या उसके माध्यम से टैलेंटेड लोग समाप्त करें। मैं एक बात कहकर अपनी खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय, ये जो राजस्व न्याय में मामले हैं, ये इससे भी आम आदमी बड़ा दुखी है। हाईकोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लिया, उन्होंने कहा भी हर जिले में 3 एसडीओ रखो डेडिकेटेड, जो सिर्फ इन मामलों को निपटाए। मैं मंत्री महोदय निवेदन करना चाहूंगा, पिछली सरकार में हमने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, हमने 56,667 शिविर लगाए और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, किसानों को, छोटे मोटे मामले, नामांतरण का मामला है, पत्थरगिरी का मामला है, उसको रिलीफ दिया। 523 ग्राम पंचायतों को हमने वाद फ्री किया, इसको क्यों नहीं कर सकते? और सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी मैंने चीफ जस्टिस का एक बयान पढ़ा था, ये जो पहले फुल बेंच का था, माई लॉर्ड योर लॉर्डशिप, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, कानून के सामने, संविधान के सामने सारे हम समान है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय। और मैं समझता हूं कि आज जब हम यहाँ बहस कर रहे हैं, कर्नाटक में बहस चल रही है,
पहली बार 4 दिन लगातार जांच चलने के बाद भी विश्वास मत पर मतदान नहीं हो। विराजी मानिस सभापति महोदय, ये कोर्ट की टिप्पणी। सभापति महोदय, इनके कटौती प्रस्ताव में सिर्फ राजगढ़ का अंकित है। राजगढ़ में कटौती प्रस्ताव है इनका, इनके अलावा किस सब्जेक्ट में बोल रहे हैं? विराजी प्लीज, विराजी मुझे बोलने दें, मुझे पता है। मानिस सभापति महोदय, मामला सब जुडिस है। कर्नाटक के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। कर्नाटक के बारे में तो कोई चर्चा नहीं होगी, अंकित नहीं किया जाए प्लीज। सभापति महोदय, कुल मिला के मैं यही कहना कर्नाटक संबंधित किसी भी जो बात कही गई है वो विलोपित होगी। मामला सब जुडिस है, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। मानिस विराजी, अब आप मामला श्रीमती शकुंतला रावत। महोदय, आपकी आज्ञा है, मैं तो बैठ गया। आपकी आज्ञा से मैं तो बैठ ही गया। सभापति एक्टिविज्म के पक्ष में है या विपक्ष में? सभापति महोदय, प्लीज आपको मालूम है, आप इस सदन के अंदर कोई आज्ञाकारी है तो मैं ही हूं आपका। मैं तो बैठ गया एक मिनट में। पर सभापति महोदय, मैंने जो बात कही मैंने यथार्थ कही है। मंत्री महोदय, आज जो हो रहा है उसको कारण समझता हूं। निश्चित तौर पर हमारा न्याय प्रशासन गतिशील होगा। हमें न्यायपालिका पर निष्पक्षता पर गर्व है, पर न्यायपालिका की प्रक्रिया के अंदर जो कमियां आ रही हैं उसको निश्चित तौर पर दूर करना चाहिए। और कानून व्यवस्था के बारे में बात क्या करनी, प्लीज सेव करें विराजी। कानून व्यवस्था तो आपने ऐसी कर दी, ना कानून है ना व्यवस्था है। ये लोकसभा में आपको मालूम पड़ गया और अब फिर मालूम पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।